आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। देखो, रियल नंबर हम लगभग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8th क्लास में हमने जो पढ़ा था वो परिमेय संख्या पढ़ा था, और 9th क्लास में हमने पढ़ा संख्या पद्धति यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। अब हम 10th क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसे पढ़ने से पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। और वास्तविक संख्याएं जो है एक्चुअल में हमारे चैप्टर का नाम भी है, और उसे समझने के लिए ये संख्याएं हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो आइए समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं एक्चुअल में वे संख्याएं होती है जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं, वस्तुओं की गिनती करने के लिए करते हैं। जैसे 1, 2, 3। मेरे हाथ में कितने मार्कर है? फिलहाल 3 मार्कर है। तो 3 जो है हमारी गिनती है। तो गिनती करने के लिए हम जिन जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। जहाँ तक भी हमारी गिनती याद है, वे सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 और ऐड कर दें तो हमारा समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, जिन्हें हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है। देखो, जो हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, सबसे पहले मैथ में जो हम पढ़ते आ रहे थे पहले, वो प्राकृतिक संख्याएं थी। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें 0 की कमी महसूस हुई। जैसे फिलहाल जो है मैं बोलूँ मेरे हाथ में कितने मार्कर है, तो एक भी नहीं। तो यानी कितने मार्कर है? 0 मार्कर है। तो 0 की कमी जो है हमें महसूस हुई। उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्याओं में हमने 0 और ऐड कर दिया। तो ये जो है हमारा क्या बन गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। बाकी सब ऐसा कैसा ही, बस हमने इसमें 0 ऐड कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैथमेटिशियन को कहीं ना कहीं हमें माइनस वाली संख्याओं की कमी दिखाई दी। ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसमें जो जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं थी, इन पूरी प्राकृतिक संख्याओं का जो ऋणात्मक समूह था वो भी हमने ऐड कर दिया पूर्ण संख्याओं के समूह में। तो वो क्या बन गया हमारा? फिर ऐसे -∞ से चले हम ऐसे -1, -2, -3, ऐसे ही, सॉरी ऐसे चलेंगे हम। इसे यहाँ से चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये जो है ये हमारा समूह पहले था। उसके बाद हमने इसमें -1, -2, -3, कहाँ तक? अनंत तक, ये समूह ऐड कर दिया। तो हमारा जो है ये -∞ से +∞ तक की सभी संख्याओं का समूह हमारा पूर्णांक कहलाया, यानी पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाया। तो इसमें हम एक बात और याद रखेंगे कि जो हमारी 0 से बड़ी संख्याएं होती है इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो 0 से छोटी संख्याएं होती है यानी माइनस वाली, उन्हें कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 जो है हमारा न तो धनात्मक होता और न ही ऋणात्मक। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं जो है हमारी वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q। और Q जो है हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। P भी कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी पूर्णांक, सभी पूर्णांक। ठीक है। और ये भी हमारा पूर्णांक हो सकता है, लेकिन 0 के अलावा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 1/2, जैसे 3/5। ठीक है। कुछ भी 4/7, ये सारी की सारी, यानी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से यदि हम भाग दे दें तो जो संख्याएं हमारी तैयार होती है वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है। इसमें हम जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या वे भी ले सकते हैं। जैसे 2 हुआ तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसे हम 1 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे 2/1 हो गया। यहाँ से ये 2 है कि ये भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है ये। और जैसे 0 है तो 0 को हम 0/1 लिखेंगे, यानी ये क्या है? हमारा एक होल नंबर का है, यानी पूर्ण संख्या है हमारी 0। तो इसमें हम 0/1 करेंगे, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे 1/0 है,
तो ये हमारा परिमेय संख्याएं नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही बताया है क्यों जो है 0 नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, 1/0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी कुछ भी हो सकता है और नीचे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 22/7 भी जो है परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है, लेकिन इसका जो मान है, जिसका ये मान है पाई का, पाई जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, पाई हमारा अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं, यानी रेशनल नंबर। ठीक है, समझेंगे हम में संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो समझते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे √2, √3, √5, यानी रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये भी परिमेय संख्या हो सकता है 1 के बटा करके, जैसे √2/1, √3/1, √5/1, यहाँ भी P/Q के रूप के हो गया। लेकिन हमने इसमें समझा था कि P और Q क्या होंगे, पूर्णांक, और पूर्णांक में हमने क्या समझा, पूर्णांक जो है ऐसी संख्याएं होती है ऐसी। ठीक है, इसमें कहीं रूट हमने नहीं पढ़ा, तो ये रूट वाली संख्या पूर्णांक नहीं है, तो ये पूर्णांक बटे पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें पाई भी आता है, पाई। ठीक है, अब जो पूर्णांक है ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं में यदि हम किसी पूर्णांक से गुणा कर दे, भाग कर दे, जोड़ दे या फिर घटा दे, वो तब भी अपरिमेय ही रहेगा। जैसे 2√2, इसमें 2 जो है एक पूर्णांक है और इसमें हमने √2 की मल्टीप्लाई कर दी, तब भी ये अपरिमेय ही रहेगा। और ये 2 + √2 कर दे, 2 + √2, तब भी, जैसे √3/2 कर दे, ये सब की सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम समझेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं वे होती है जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी -∞ से +∞ तक की सभी संख्याएं जो हमारी अपरिमेय, जो हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं में, सॉरी इसमें पूर्णांक में, यानी पूर्णांक भी आएगा इसमें, पूर्ण संख्याएं भी आएगा, प्राकृतिक संख्याएं भी आएगा, परिमेय भी आएगा। यानी हम एक भाषा में से बोल सकते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। अब परिमेय संख्याओं में देखो, कोई भी परिमेय संख्या जो होगी हमारी, उससे हम जो प्राकृतिक संख्या है, इसे भी हम कोई भी संख्या उठाओ, जैसे 3 उठाया, 3/1 कर दिया, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। इसमें से कोई भी उठाओ, जैसे 0 उठाया, 0/1 कर दिया, ये भी परिमेय संख्या है। ये सारी की सारी परिमेय संख्या है, यानी सारी की सारी प्राकृतिक संख्या हमारी किस में आती है, पूर्ण संख्याओं में। देखो यहाँ हमारी ये क्या है, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है, और सारी की सारी ये पूर्ण संख्या है, फिर किस में आती है, पूर्णांक में। अब देखो इधर, अब ये सारी की सारी पूर्णांक, यानी कोई भी पूर्णांक उठाओ, ऊपर और नीचे रख दो, परिमेय हो जाएगा। तो सारे के सारे पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। और यहाँ हमने क्या ले लिया, परिमेय, तो यानी ये सारी संख्या हमने ले ली और बची क्या हमारी अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय, तो सारी की सारी संख्या जो भी हमारी नॉलेज में यानी मैथमेटिक्स में जो भी लिखी हुई है सारी की सारी में सारी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं यानी नंबर लाइन पर जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0, 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। इधर भी -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक। इधर होगा 0.5 भी, 1.5, इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। ये सब क्या होगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब ये जो था हमारा, ये 9th क्लास तक का हमने रिवाइज कर लिया। उसके बाद हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। देखो 10th क्लास में हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो हम अब समझने वाले हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है एक सिद्ध किया गया कथन है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले लिए हैं, जैसे 7 और 24, 5 और 16, 3 और 24, 6 और 5, ये 2 संख्या मैंने ले ली है। ठीक है, और यहाँ मैं यदि 7 से 24 को डिवाइड करता हूँ तो 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 7 × 21, तो 24 में से 21 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, यानी 3 शेषफल। और यहाँ 5 × 15 यानी 1 शेषफल, और 3 × 8 24 यानी 0 शेषफल। और यहाँ अब देखो 6 यानी
हमें इससे छोटा रखना है, 5 से छोटा या 5 के बराबर। अब 6 का पढ़ा अगर यदि हम एक बार भी पढ़ें 6 एकम 6 तो उसके बराबर नहीं, इससे ज़्यादा हो रहा है। और 6 का पढ़ा यदि हम 2 बार पढ़े फिर और ज़्यादा 12। तो इससे छोटा या इससे बराबर रखने के लिए हम इससे पहले जाएंगे, 1 से पहले, यानी गुना 1 से छोटा क्या होता है 0। तो 6 गुना 0 क्या होगा 0। तो इससे छोटा क्या रख सकते हैं 5। 6 गुना 0, 0 गुना 6 0, और शेषफल हमारा क्या बचेगा 5। ठीक है। अब यहाँ हमने देखा कि 24 जो है हमारा 24 हमारा 7 गुना 3 और प्लस 3 के रूप का है, यानी 7 21 प्लस 3, यानी 24 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ 16 को 5 गुना 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 5 गुना 3 प्लस 5 गुना 3 प्लस 1, और यहाँ पे 24 बराबर क्या होगा 3 गुना 8 प्लस 0, और यहाँ 5 बराबर 6 गुना 0 और प्लस 5। ठीक है। अब यहाँ ये 7 जो है, ये 7 जो है हमारा क्या होगा 7 हमारा होगा भाजक और ये हमारा 24 जो होगा हमारा ये होगा भाज्य, और ये 3 हमारा भागफल, और यहाँ ये 3 हमारा शेष फल। ये सब हम पहले से जानते हैं। देखो जनरली भाजक को जो है हम b से लिखते हैं ज़्यादातर, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम इसे b से लिखेंगे, इसे हम b से लिखेंगे, और इसे a से, इसे q से, और इसे r से। ठीक है। अब यहाँ जो है हमने एक चीज़ महसूस की कि भाज्य जो है हमारा, ये हमने देखा ये जो 24 जो हमारा भाज्य था बराबर कहेंगे था भाजक गुना भागफल और प्लस क्या शेषफल। ठीक है। अब देखो भाज्य क्या था हमारा a, तो a बराबर b गुना q प्लस शेषफल r। ठीक है। तो ये जो कथन हमारा सिद्ध हुआ a बराबर b q प्लस r, यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे हम, r जो है हमेशा यानी रिमाइंडर शेषफल हमारा कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता और भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता। यानी अगर ये भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा है तो उसका मतलब हमने भाग पूरा नहीं दिया, तो हम और पहाड़ा पढ़ेंगे और उसे छोटा करेंगे शेषफल को। तो यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, भाजक से छोटा। और देखो कभी भी ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ बचेगा, 3 या 1 या फिर 0 भी बच सकता है, यहाँ 5 बचा, यानी कुछ भी बच सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं बचेगा, यानी 0 भी बच सकता है, 0 के बराबर भी हमारा शेषफल हो सकता है और 0 से बड़ा होगा हमेशा, 0 से बड़ा। देखो इसकी तरफ ना मुंह बंद है इसका, तो 0 से बड़ा होगा हमेशा और 0 के बराबर भी हो सकता है, r हमारा और भाजक से हमेशा छोटा होगा। देखो इसी बात को जो है मैथमेटिक्स में किस तरह लिखा गया है ये हम देख लेते हैं कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर देखो यहाँ हम समझ लेते हैं, यदि हम इधर देख लेते हैं, यदि हम किसी दो संख्या ले लेते हैं a और b, तो उनमें हम a को बड़ा रखते हैं b से, तो इधर b से अगर हम a को डिवाइड करेंगे तो कोई मार नहीं चलेगी हमारी a होगा यहाँ पे q, और हमारा शेषफल बचेगा r। ठीक है। और ये r हमारा क्या होगा भाजक से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो अब समझेंगे हम q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर b गुना q प्लस r। ठीक है। जहाँ r हमेशा भाजक से छोटा
और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। और यही कथन हमारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, किसने दिया है, यूक्लिड ने। क्या है, प्रमेय का, विभाजन की प्रमेय का। इसे हमने नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ये एक ऐसा कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे ये सब। ठीक है, अब हम एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे, तो a और b क्या हो सकता है, a और b। देखो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से भाग दे सकते हैं हम। a और b क्या होगा, यहाँ ध्यान देते हैं हम। a और b हमारा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए हो, a एवं b। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, यानी कैसे भी हो सकता है, 11/5 हो सकता है, 7/3, और यहाँ कुछ भी यानी 6/5, सॉरी 5/6 लिख लेते हैं हम, 5/6। देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या को बड़ी से भाग हम दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, इसने यहाँ ये नहीं दिया कि a एवं b, इसमें b a से छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो b a से बड़ा भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक a एवं b कुछ भी ले सकते हैं हम। क्या क्या हो सकता है, a एवं b धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या क्या होते हैं, पूर्णांक में हम क्या लेते हैं, -∞ से +∞ तक, यानी धनात्मक लेने हमें 1 2 3 ऐसे ही कहीं तक भी। ठीक है, और ये जो है Q और R क्या होगा, Q और R क्या होगा, Q और R होगा हमारा, यहाँ पे समझेंगे हम, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में हमारा क्या आता है, 0 भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ भी। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा a और b क्या था हमारा, यहाँ पे a और b 7 और 24, ये दो संख्याएं ली थी हमने, 7 और 24। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 और 16, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, 7 भी और 24 भी, यहाँ 5 भी और 16 भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये 6 और 5 धनात्मक पूर्णांक, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है। अब यहाँ देखो Q और R क्या हो सकता है, Q और R, Q और R हमेशा 0 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है। देखो 3 है यहाँ 1 भी है और 0 भी हमारा आया है, यानी पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या, यानी 0 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या है, और 5 भी हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखो सारी चीज़ें जो है हमें बिल्कुल बारीकी से समझनी है। अगर हम बारीकी से समझेंगे, चीज़ों को समझ के चलेंगे, तो मैथ में हमारा इंटरेस्ट बनेगा और चीज़ें हमें आगे समझ में आएगी। ठीक है, अगर तो ये जो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गया, और इससे आगे जो है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। और यहाँ हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपना समाप्त कर लिया, तो यहीं अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और शेयर करें। ठीक है, और जो आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, जो हमने समझाया इस टॉपिक में पूरे वीडियो में, तो हमें कमेंट करके बताएं और अगली वीडियो में उसे समझाएंगे। ठीक है, और शेयर करके हमें ये बताएं आपको कितना अच्छा हमारा वीडियो लगा। तो शेयर करें और कमेंट करके बताएं इस वीडियो में कितना अच्छा लगा।